जीतू चौधरी की हत्या मामले में लोगों ने किया प्रोटेस्ट। लोगों ने सड़क पर जमकर की नारेबाजी। प्रशासन से जीतू को न्याय दिलवाने की मांग। जीतू की मां का रो रो कर बुरा हाल। परिवार ने कहा कब मिलेगा जीतू को न्याय। जीतू ने बताए थे बहन को आरोपियों के नाम। कृष्णानगर एसोसिएशन ने दिया परिवार का साथ। कृष्णानगर मार्केट पूरी तरह रही बंद। दुकानदारों ने कहा पुलिस इलाके में रहती है नदारत, इलाके में लोग जी रहे डर में। मधु विहार के टैक्सी स्टैंड में एक व्यक्ति ने लगाई आग। आग में स्टैंड पर सो रहे 5 लोग झुलसे। 2 की हालत गंभीर। कहासुनी के बाद से व्यक्ति था गुस्से में। आग लगाने के बाद खुद ही पुलिस को किया सरेंडर। मधु विहार मर्डर केस का हुआ खुलासा। पुलिस ने किया 2 आरोपियों को गिरफ्तार। पुलिस जुटी बाकी आरोपियों की तलाश में। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के घोंडली चौक पर दूध के व्यापारी जीतू चौधरी की हत्या को लेकर आज भी इलाके में काफी रोष है, जिसको लेकर घोंडली चौक पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जमकर नारेबाजी भी की। इलाके के लोगों ने जीतू चौधरी के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है और कहा कि जीतू के हत्यारों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, जिससे कि जीतू को न्याय मिल सके। वहीं प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने कहा कि इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में डर का माहौल है। साथ ही लोगों ने आरोपियों की धरपकड़ तेज करने की अपील की है और मुख्य आरोपी प्रिंस बाधवा को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। वहीं इस पूरे मामले में 11 लोगों की टीम बनेगी और वो लोग शाहदरा के डीसीपी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि 24 मई को दूध सप्लाई करने के लिए निकले जीतू चौधरी की सुबह के वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हम ये चाहते हैं कि उसको गिरफ्तारी हो, उसे पकड़ा जाए। हमें इंसाफ चाहिए। आज ये करा है, वो पहले से ही क्रिमिनल है। जो इंसान पहले मर्डर करके जमानत घूम रहा है, आज फिर उसने यही काम कर दिया है। ऐसा क्या प्रशासन है जो पहले मर्डर के बाद भी उसे जमानत मिल गया, आज दूसरा मर्डर कर दिया उसने, तो क्या इस बात की हो तो आगे किसी और का भी करेगा। ये प्रशासन की लापरवाही है जी, और क्या है। आप यहाँ पे पुलिस वाले की ड्यूटी है, पर पता नहीं कहाँ होते हैं वारदात के वक्त। वो पुलिस कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या कार्रवाई कर रहे हैं, वो तो वही जाने। हमारे को कोई सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं वो। अभी तो पुलिस से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कातिलों को जो एक रह गया उसे जल्दी से जल्दी पकड़े। उसी के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी दी जाए। आगे की रणनीति एसएचओ साहब ने हमें 24 घंटे के लिए कहा है कि आप रुक जाएं, थोड़ा सा पब्लिक को परेशानी हो रही है। तो हमने एसएचओ साहब से कहा है कि हाँ, हम समय देने के लिए तैयार हैं। हम ना उग्र हो रहे हैं ना प्रदर्शन, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, लेकिन हम इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमें सिर्फ आश्वासन मिले। हमें इंसाफ चाहिए। अगर हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम धरना करके यहीं बैठ जाएंगे। अभी हम किसी को नुकसान नहीं कर रहे, और जो ये नवोद ना आए कल को हम किसी को नुकसान करें, संपत्ति को नुकसान पहुँचे, हम ये नहीं चाहते। सिर्फ हमारे भाई को हमें इंसाफ चाहिए। जीतू चौधरी की हत्या को लेकर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जीतू के पिता, मां, बहन और जीतू की पत्नी से बात की, तो पूरा परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं जीतू के पिता ने नम आंखों से हमें बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे उनके पास फोन आया कि जीतू को किसी ने गोली मार दी है। आनंद फनन में उसको दिल्ली के पटपड़गंज मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने जीतू की हालत काफी गंभीर बताई और साथ ही कहा कि उसका बीपी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। जीतू के पिता ने कहा कि डॉक्टर ने पूरा सपोर्ट किया। साथ ही जीतू की मां का कहना है कि जब जीतू डेयरी पर पहुंचा तो उसके पास एक फोन आया कि एमसीडी कमेटी वाले आ रहे हैं। तभी जीतू घोंडली चौक की तरफ आया तो उसे धोखे से मारा गया। साथ ही जीतू की बहन ने बताया कि जीतू ने उसे आरोपियों के नाम बताए हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आगे क्या कुछ कहा परिजनों ने, सुनिए आप। मेरे साथ जीतू चौधरी के फादर ऋषिपाल जी जुड़ चुके हैं। चलिए बात करते हैं पूरा इंसिडेंट के बारे में, किस तरीके से जीतू को गोली मारी, क्या पता चल पाया, पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या इनको क्या बताया पुलिस ने। चलिए बात करते हैं। ऋषिपाल जी, जिस तरीके से जब ये घटना हुई 24 तारीख को सुबह 6:30 बजे, उस वक्त आप कहाँ थे और जीतू आपसे क्या क्या कह गया था?
जीतू हमारा रोज़ाना दूध देने जाता है। अगर वो बाई चांस नहीं उठ पाता तब मैं उठा देता था। उस रोज़ मैं हिसाब करने उठा 6 बजे, वो दूध के लिए चला गया था। उसका दूध घरों में जाता है, कई जगह मतलब इकट्ठा भी जाता है। मुझे फ़ोन से किसी का फ़ोन आया कि जीतू को गोली लग गई, कि कम से कम इसको 5 या 6 गोलियां लगी हुई हैं। देखो ये डॉक्टरों की तो कोई लापरवाही होती नहीं। उसका जब बीपी ही सेट नहीं था तो उसका ऑपरेशन उल्टा करते क्यों, कहाँ से कर देते। पुलिस इस पूरे मामले में क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या आपको बता रही है, कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने भी बाकी हैं, क्या पूरा मामला है, एक बार ये बता दीजिए। पुलिस ने हमें ये बताया 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक की तरह से। भैया मैं तो इंसाफ मांग रही हूँ, जैसी मैं तड़प रही हूँ वैसी वे भी तड़प है, जैसी मैं तड़प रही हूँ वैसी उनकी माँ तड़प है, जिन्होंने मेरा बच्चा यहाँ से 6 बजे मेरा गेट बंद करा, 6 बजे कह के गया मम्मी गेट बंद कर ले मैं जा रहा हूँ। मुझे क्या पता ही मेरे बच्चे को दुश्मन लगे खड़े हैं। अपनी डेयरी में पहुँच गया, डेयरी पे तो फ़ोन करा कर रेड हो रही है, कमेटी वाले आ रहे हैं, हाँ बुलाया, फ़ोन पे बात करता ही करता पहुँचा और मेरा बनवा दिया। अब 2-3 बंदे और थे और जो गाड़ी में साथ था बंदा आगे निकला था, वो जीतू भाई ने उसको देखा था, कह रहे कोई पीछे से उसे सपोर्ट करता हुआ आ रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया। गाड़ी में कौन था कुछ बता पाए? उन्होंने प्रिंस का और उसका नाम लिया था मोहित का। हमें इंसाफ चाहिए। मेरा भाई पूरे गाड़ी में पूरे रास्ते बोलता हुआ गया नहीं कितनी देर में पहुंचेंगे, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने भाई पहुंच रहे हैं बस। मेरे भाई के पूरे हाथों में गोली लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, जो रीढ़ की हड्डी में जाके फंसी थी। रीढ़ की हड्डी डॉक्टर ने तोड़ तोड़ के निकाली है। वो पुलिस कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा कुछ कोशिश कर रहे हैं। वो खुला घूम रहा है, उसको कोई पकड़ नहीं रहा। सर कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं थी। 6 महीने पहले दिवाली वाले दिन बुआ के बेटे से उनकी लोगों की लड़ाई हुई थी। उन्होंने बुआ के बेटे को 6-7 लोग थे, उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा। फिर भाई दूज वाले दिन 2 दिन बाद इन्हें वो शिवपुरी कोई रेस्टोरेंट था, आई डोंट नो, वहाँ पे इन्हें दिखे। इन्होंने ऐसे पूछा कि तूने क्यों मारा मेरे बुआ के बेटे को, तो उन्हें फिर बाद वाले ने धक्का मारा मेरे हस्बैंड को। बस उन्होंने ऐसे 1-2 थप्पड़ मारा, उन्होंने मारा, इन्होंने 2-2 थप्पड़ मारे, बस बात ख़त्म। उसके बाद फिर वो उसने गाली वाली दी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम खुला है, उसने कहा कि घोंडली चौक पे तू जाके गोली मारूंगा। हमने सोचा ऐसे ही बोल रहा है, बोलने से नशे में बोल रहा है। उसी दौरान क्या पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया? सर करवाई थी हमने, गीता कॉलोनी थाने में FIR करवाई थी। उसके बाद फिर वो ये हो गया। फिर तो पुलिस ने उसने माफ़ी, सर उसने प्रिंस वाधवा ने माफ़ी भी मांगी थी। ये मामला उस टाइम हो गया था रफा दफा। सर आई वॉन्ट जस्टिस। मैं चाहती हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे सर, पुलिस खुद कह रही है कि उतना क्लीन रिकॉर्ड था जीतू का, तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। फिर भी सर 3-3 जनों ने उस पर दिन दहाड़े ऐसे गोली मार दी सरेआम। आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो, उसको फांसी होनी चाहिए, इस तरह की वो मांग करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। जीतू को न्याय दिलाने के लिए इलाके के सारे लोग परिवार के सपोर्ट में हैं, जिसको लेकर कृष्णानगर मार्केट बंद रही। वहीं कृष्णानगर के मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि 1 महीने के अंदर दूसरी बार घोंडली चौक पर इसी तरह की घटना हुई है। ऐसे में पूरे कृष्णानगर के लोग डर में हैं। लोगों ने कहा कि पुलिस केवल त्योहारों के समय पर या फिर जब कोई क्राइम होता है तभी गश्त लगाती है, इसके अलावा पुलिस यहाँ कभी नजर नहीं आती। साथ ही कहा कि पुलिस बूथ भी यहाँ बना हुआ है, उसके बावजूद भी पुलिस इलाके में नदारद रहती है। हमारे मार्केट का ही भाई था एक जो चला गया, तो इस दुख में मार्केट वाले उसका साथ दे रहे हैं प्रोटेस्ट में, ताकि मुजरिम जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। बिजनेस लॉस से इम्पोर्टेंट है, किसी की लाइफ चली गई है, मुजरिम पकड़ा जाए। टाइम पहले पता चला था कि किसी की गोली लग गई है, तो उसमें क्या हुआ कि वो काफ़ी टाइम से मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट था लड़का। इस वजह से मार्केट में पूरा सा डर सा माहौल है और वो मार्केट बंद करा दी। हाँ, उस वजह से पुलिस की पूरी चौकसी थी, पुलिस भी काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह कर रखी थी, लेकिन ठीक था माहौल। लेकिन आज थोड़ा जब से वो एक्सपायर हुआ तो थोड़ा सा जब से ज़्यादा, हाँ 2 बार तो हो गया है, लेकिन फिर भी मार्केट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इसका। कुछ दिनों पहले सुनने में आया कि गोंडली चौक के ऊपर गोली चली थी, जिसके अंदर एक आदमी की डेथ हो गई। खैर खबरों में हमने भी नहीं देखा, लेकिन शायद उसी वजह से ये बंद हुआ है। नुकसान देखो सर, जान से बड़ा क्या नुकसान है। अब जिसके घर में डेथ हुई है वही जानता है कि कितना बड़ा दुख है ये। माहौल तो देखो ऐसा है सर, अगर कहीं गोली चलती है और कोई मरता है तो दहशत तो लोगों में रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप एक मार्केट में हो जहाँ हमेशा भीड़ रहती है, लोग आते हैं जाते हैं, और वहाँ पर किसी का इस तरह से अचानक से चले जाना और वहाँ पर गोली चलना, देखिए इसके अंदर तो लोगों का आक्रोश दिखता है। जो लोग उस शख्स से जुड़े हुए थे, जो लोग उस परिवार से जुड़े हुए थे, उनका आक्रोश दिखता है। अब क्या कह सकते हैं कि कौन सही है या कौन गलत है, लेकिन कानून व्यवस्था तो बनी रहनी चाहिए। डर का माहौल है,
डर का माहौल है। मार्केट है, हर तरह की पब्लिक आती जाती है, पब्लिक का यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो है, तो डर तो लगा ही रहता है। सर मेरी तो बस एक दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी इन मुजरिम को पकड़ ले जिसने भी ये कांड करा है, और हम लोगों को हमारी दुकानें खोलने दी जाए। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार थाना इलाके में 30 मई को रात करीब 2 बजे एक टैक्सी स्टैंड में मनोज कुमार के व्यक्ति ने आग लगा दी, जिससे 5 लोग सो रहे थे। वो 5 लोग आग में झुलस गए और साथ ही एक बुलेट और 2 स्कूटी भी जल गई। आग में झुलसे 5 में से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मधु विहार इलाके में पिछले 30 साल से टैक्सी स्टैंड है, जहां पर एक मनोज नाम का ड्राइवर पिछले 10 साल से ड्राइवरी कर रहा। मनोज झारखंड का रहने वाला है। मालिक से कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद से वो गुस्से में था। आग लगाने के बाद मनोज ने खुद को मधु विहार थाने में जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। साथ ही पुलिस वालों से कहा कि मैं अपना बदला लेकर आया हूं, और इस पूरे मामले पर पुलिस वालों से कहा कि मैंने बदला ले लिया है और टैक्सी स्टैंड को आग लगाकर आया हूं। जब पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन करके उसके बताए हुए ठिकाने पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर गाड़ियां और टैक्सियां जल रही हैं, जिसके बाद सभी टैक्सी स्टैंड के मालिक को भी इसकी सूचना दी गई। वहां तुरंत मौके पर पहुंचा और उसका साफ तौर पर यह भी कहना है कि मनोज उनके यहां सबसे पुराना ड्राइवर है। पता नहीं उसके मन में क्या रंजिश थी जिसके कारण उसने यह भयानक कदम उठाया। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार मर्डर केस का खुलासा हुआ है, जिसमें मधु विहार पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपियों के नाम सुमित और करण है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मधु विहार में कुछ दिन पहले कुछ दोस्त आईपी एक्सटेंशन पार्क में घूमने के लिए गए थे, जहां उनका पार्क में बैठे कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया था और उन लड़कों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था और मौके से फरार हो गए थे। 30 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ का कहना है कि दिल्ली सरकार के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये काम पहले हो जाना चाहिए था। अभी और भी कई नेता ऐसे मामलों में लिप्त मिलेंगे। इन्होंने दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद किया है, विदेशों में जाकर खर्च कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से विधायक एसके बग्गा ने सफाई देते हुए कहा कि ये केंद्र सरकार की साजिश है। साजिश के तहत ये काम किए जा रहे हैं। बीजेपी दिल्ली सरकार के नेताओं की छवि खराब कर रही है। ऐसे किसी मामले में हमारा नेता लिप्त नहीं है, ये सब पहले से ही प्लान था। साथ ही बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि केजरीवाल के मंत्री कभी दंगे में तो कभी महिला उत्पीड़न में शामिल होते हैं, और अब ये ईडी का छापा सत्येंद्र जैन पर पड़ा और वो गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे में कानून अपना काम खुद कर लेगा, तो सारे आप नेता सत्येंद्र जैन को बचाने में क्यों लग रहे हैं? अगर वो गलत नहीं होंगे तो बाहर आ जाएंगे, इसलिए कानून को अपना काम करने दें। ये तो बहुत पहले अरेस्ट हो जाना चाहिए था, आज से 5 साल पहले। ईडी का छापा आज थोड़ी लगा है, 5 साल पहले छापा लगा है, उनको तभी अरेस्ट हो जाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ ईडी ने अरेस्ट करने में देर की है इनको। ये तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है दिल्ली सरकार में, और सबसे बड़ी बात है बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं ताकि किसी को पता भी नहीं लगे और भ्रष्टाचार कर लो। आज इनके 40 MLA मैं दावा कर सकता हूं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके ऊपर भी छापे लगेंगे, और कई लोग तो अरेस्ट भी हो चुके हैं, कईयों की जमानत हो चुकी है। तो ये सरकार नहीं चल रही है, ये सरकार नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार चल रही है। बिल्कुल झूठा है, कुछ नहीं इसमें। आप देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप देखिएगा इसमें कुछ कह नहीं पाऊँगा मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है इसमें, वो पीछे पड़े हुए हैं सभी के। तो इसमें जनता फैसला करेगी, कोई लॉस नहीं है। पब्लिक सब जानती है ये क्या कर रहे हैं, सभी के पीछे पड़े हुए हैं, ये मिसयूज कर रहे हैं पावर का, जो नहीं करना चाहिए इनको। जब सत्येंद्र जैन हवाला कांड में, मनी लॉन्ड्रिंग में 4 करोड़ 81 लाख रुपए के गबन में एक कंपनी जिसका पूरा का पूरा नियंत्रण इनका और इनके परिवार का था, वो इतना बड़ा गबन करती हुई, इतना बड़ा हवाला कांड करती हुई पकड़ी गई है। और कानून को अपना काम करने देने की जगह ये सारे मंत्री सत्येंद्र जैन के बचाव में उतरे हैं। यदि वे निर्दोष होंगे तो कानून का क्या बिगाड़ लेगा, वो निर्दोष होकर बाहर आ ही जाएंगे। लेकिन अगर उनके ऊपर कोई केस बनता है तो ऐसे में जब मामला विचाराधीन होता है, जांच चल रही होती है, उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए और उसको लोकतांत्रिक तरीके से ही चलने देना चाहिए, कानूनी तरीके से ही चलने देना चाहिए, ना कि उसको राजनीतिक। पेट्रोल पंप मालिक और डीलर के बीच हमेशा ही कमीशन को लेकर मुद्दा गरमाया रहता है, जिसको लेकर आज भी डीलरों ने एक दिन के लिए अपने ऑयल कंपनियों से पेट्रोल ना खरीदने का ऐलान किया और उन्होंने पेट्रोल नहीं खरीदा। डीलरों के पास स्टॉक होने की वजह से
पेट्रोल पंप पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला। आपको बता दें कि डीलर का यह भी कहना था कि पेट्रोल मालिक हमेशा ही कमीशन बढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन कमीशन नहीं बढ़ाते, इसलिए उन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उन्होंने आज नो परचेज कैंपेन चलाया और ऑयल कंपनियों से पेट्रोल नहीं खरीदा। हालांकि इस कैंपेन का असर पूर्वी दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर नहीं दिखाई दिया। हमारा आज का जो एक मुहिम है कि हमें ऑयल कंपनियों से तेल नहीं लेना, वो मुहिम 24 स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं। हमारा रीज़न ये करने का है कि हमारी कमीशन जो है वो करीब 5 साल से नहीं बढ़ी है। लास्ट कमीशन इंक्रीज हुआ था 2017 में, उसके बाद से कुछ हमारा पैसा नहीं बढ़ा है। एक्सपेंसेस बहुत बढ़ चुके हैं और हमारी ऑयल कंपनी बात सुनती नहीं है। इसीलिए हमने ये निश्चय किया कि 24 स्टेट्स जो कंट्री के हैं वो एटलीस्ट एक दिन कंपनी से माल नहीं उठाएंगे। इससे होगा क्या कि कंपनी विल गेट द मैसेज कि हम परेशानी में हैं और जो कस्टमर्स हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। सेकंड मुद्दा हमारा एक्साइज ड्यूटी का रिडक्शन है। सरकार से हम बहुत खुश हैं जो रेट पेट्रोल और डीजल का उन्होंने कम किया, मगर जब भी एक्साइज घटता है हमें नुकसान होता है और जब भी एक्साइज बढ़ता है हमें कोई फायदा नहीं होता। तो इसके लिए हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक ऐसा कोई फार्मूला इजाद करें जिसमें हमें ना प्रॉफिट हो एक्साइज का ना नुकसान हो। ये दो हमारे मेन मुद्दे हैं और आज की जो है ये स्ट्राइक कहिए, प्रोटेस्ट करिए, ये हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा है आज का। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में चुनाव होने हैं, जिसमें मौजूदा प्रेसिडेंट वीके सिंह ने बताया कि इस बार मैदान में 67 उम्मीदवार हैं और वही मतदाताओं की बात की जाए तो 6000 से ज्यादा हैं। वीके सिंह ने आगे ही बताया कि वोटिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। इसमें खास बात यह है कि ईवीएम मशीन से चुनाव होंगे और 3 तारीख को नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। कोर्ट में चुनाव को लेकर काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा और सभी लोग जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। वोटिंग का समय तो अमूमन 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का होता है, लेकिन जितने भी वोटर अगर लॉबी में पहुंच जाएंगे तो उनको वोटिंग राइट देना पड़ेगा। 6000 के आसपास है जो वोटर और 67 कैंडिडेट जो है 67 है। हाँ जी, ईवीएम के थ्रू इलेक्शन हो रहा है पहली बार कड़कड़डुमा कोर्ट में और मेरे ख्याल से रात तक 9-10 बजे तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बना रखी है इलेक्शन कमेटी ने। इलेक्शन कमेटी बहुत चुस्त दुरुस्त बना रखी है व्यवस्था और बाकायदा पुलिस फोर्स का सामने प्रशासन मतलब पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया है इसमें, ताकि स्मूथ चुनाव हो चुके। बाकायदा टेंट वेंट का इलेक्शन कमेटी अच्छा अरेंजमेंट कर रही है। वोटिंग का समय तो अभी डिक्लेयर नहीं किया, इलेक्शन कमेटी डिक्लेयर करेगी, मगर इस बार जो सबसे अच्छा हमारे कड़कड़डुमा के लिए है, फर्स्ट टाइम ईवीएम से वोट होंगे। उसके लिए तो मैं बीइंग अ मेंबर ऑफ बार अपनी अपनी जो ये एसबीआई कमेटी है, शादरा बार एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसका थैंक्स करती हूँ। प्रेसिडेंट सर ने उसके लिए अप्रूवल लिया डीयू से, वहाँ से हमें ईवीएम मशीन मंगा कर दे रहे हैं और अराउंड इसमें 6600 टोटल वोटर्स हैं और 66 कैंडिडेट्स हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आपस में ही कंपटीशन होता है। हम में से किसी एक ने ही जीतना होता है और एक ने ही हारना होता है। ये तो एक तरह का फ्रेंडली, जिसे कहते हैं ना, एक फ्रेंडली टाइप हो कि हम में से ही जो बेटर होगा वो चुना जाएगा और वो हमारा वो प्रेसिडेंट बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, जो अलग पोस्ट है उसमें। 3 जून को कड़कड़डुमा कोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव हैं, जिसको लेकर तेजी से कैंडिडेट प्रचार में जुटे हुए हैं। कैंडिडेट पुष्पेंद्र सिंह जो सेक्रेटरी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि कोर्ट की और वकीलों की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग है, जिस पर जीतने के बाद वो काम करेंगे। कोर्ट में बने टॉयलेट्स की हालत भी काफी खराब है। इसको लेकर कोर्ट में पीने के पानी की भी बड़ी समस्या देखी जाती है, जिस पर वो ध्यान देंगे। यहाँ पर मेन पार्किंग की समस्या है। कुछ व्हीकल्स ऐसे हैं जो आउटसाइडर्स के हैं, प्रॉपर यहाँ पर पार्क होते हैं, उसको लेकर एडवोकेट्स के व्हीकल सुबह मॉर्निंग में लग नहीं पाते हैं और टाइम भी कम होता है एडवोकेट्स के पास। तो एक मेन समस्या ये है, उस पर हम प्रॉपर काम करेंगे कि यहाँ पर नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है। कई ब्लॉक से वहाँ पर कॉल ड्रॉप हो जाती हैं, जो मेटल डिटेक्टर वगैरह प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, जो स्कैनिंग की मशीन नहीं है प्रॉपर, उसको प्रॉपर वे में हम जो है कराएंगे। और एक समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर जो ये है कि क्लीन वाटर नहीं मिल पाता है एडवोकेट्स को, और उसकी वजह से लोग बीमार भी होते हैं। कुछ लोग अपने घर से पानी कैरी करते हैं, तो उस पर भी काम करेंगे।
तो वहीं पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में नो टोपियोक डे के तहत रैली निकाली गई। इस रैली में तंबाकू खाने वाले लोगों को जागरूक किया गया और साथ ही तंबाकू खाना नुकसानदायक है ये भी बताया गया। और इस रैली में नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को तंबाकू ना खाने के लिए प्रेरित किया गया और साथ ही बताया गया कि तंबाकू खाने से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है। इस रैली में स्वामी दयानंद अस्पताल के सीएमओ ग्लैडविन त्यागी और डॉक्टर कुमार गांधी और अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। देखिए, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है और वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को मनाया जाता है। तो इस बार की जो थीम थी वो थी प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली फिजिशियन एसोसिएशन ने मिलके एक विचार मन में किया कि हम एक जन चेतना के लिए रैली निकालेंगे। तो उसी के निमित्त आज सुबह 6:30 बजे IMA भवन से ये रैली चली थी, जिसमें लगभग 150 लोग, हमारे डॉक्टर्स और उनके स्टाफ, पैरामेडिकल और समाज से जुड़े हुए लोग भी उसमें आए। नो टोबैको डे WHO इसको सेलिब्रेट करता है और इस साल का हमारा थीम है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी हमें क्षति हमारे पर्यावरण को, चाहे किसी भी तरह का हम तंबाकू सेवन करते हैं, चाहे गुटखा होगा, चाहे स्मोकिंग करेंगे, बीड़ी सिगरेट है, सिगार है या कोई भी तरह का हम सेवन करते हैं, उससे होने वाले पर्यावरण के नुकसान को बचाना है। यानी कि अब जो WHO का थीम है वो ना कि सिर्फ खुद के लिए है लेकिन पर्यावरण और बाकी के लोगों के लिए भी है। जो स्मोकिंग होती है उससे जो बंदा स्मोक करता है वो तो एक्टिव स्मोकर है, लेकिन उसके आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो पैसिव स्मोकर बनते हैं। और ये मैं जनता को बताना चाहूँगा कि पैसिव स्मोकिंग इज़ मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग, यानी कि एक सिगरेट पीने से जितना खुद को नुकसान हो रहा है उससे कम से कम 3 गुना नुकसान जो साथ में उसके चल रहा है, पैसिव स्मोक कर रहा है, उसको हो रहा है। गुरुद्वारे में हमेशा से ही हारमोनियम के जरिए कीर्तन किया जाता रहा है, जिसे सुनकर सभी श्रद्धालु भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन अब अमृतसर गुरुद्वारा साहिब में हारमोनियम की जगह पुराने तार वाले यंत्रों से कीर्तन किया जाएगा। इस पर पूर्वी दिल्ली के गुरुद्वारा संगत और रागियों का कहना है कि हारमोनियम काफी लंबे समय से कीर्तन में इस्तेमाल किया जाता रहा है। श्रद्धालु भी इसे सुनने के लिए आते हैं, लेकिन अगर जत्थे ने फैसला लिया है तो सही फैसला होगा, क्योंकि 3 साल का समय है और ऐसे में वो हारमोनियम की जगह नए यंत्र को भी सीख कर उसे भी गुरुद्वारे में बजाने लगेंगे। तो हारमोनियम जो है उसका शुद्ध नहीं माना जाता है, इसके लिए कीर्तनों के लिए वो इसमें महफिलों में या कव्वालियों में या ऐसे ऐसे कामों में अंग्रेज़ों की टाइम से ये उनका साज है। तो ये तंती साज जो है ये गुरु नानक देव जी के टाइम से शुद्ध साज माने जाते हैं और इसके लिए वो हरमंदिर साहब के लिए अप्लाई किया है उन्होंने। वहाँ भी अभी धीरे धीरे अप्लाई हो रहा है, अभी फुल अप्लाई नहीं हुआ, उसमें समय में लगेगा उसमें। लेकिन जो आम इंडिया के दूसरे जो गुरुद्वारे हैं उनके लिए ये नहीं है अभी। अगर फिर आदेश आएगा हरमंदिर साहब से, अकाल तख्त से आदेश आता है, तो अगर अकाल तख्त से आदेश आएगा फिर देखेंगे, उसके लिए भी टाइम चाहिए। अभी लोकल सिंह सभा के जितने भी गुरुद्वारे हैं दिल्ली के या पूरे इंडिया के, अभी वहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है या कोई हुक्म नहीं आया हमें ना ऊपर से, जो हमारी सुप्रीम पावर है जत्थेदार साहब की, अभी हमें कोई रिटर्न में हुक्म नहीं आया कि ऐसा कुछ अप्लाई नहीं किया गया है। देखो, वो पुराने हमारे गुरुओं के टाइम के वो साज हैं और अभी जत्थेदार साहब की जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो करा है हुक्म, और वो अभी दरबार साहब में ही अप्लाई है, अभी हमारे सिंह सभा में नहीं है। तो उसका आंसर हम क्या दे सकते हैं कि वो कैसे साज हैं, वो कैसे उनकी तैयारी हमारे जत्थे करेंगे, ये वही हमें हुक्म करेंगे। तो वो क्या सही है आगे के लिए, क्या गलत है, वो बहुत समझदार हैं और हमें उनका मानना पड़ेगा। जितने भी दरबार साहब गोल्डन टेम्पल के जत्थे हैं उनको उन्होंने बेनती की है कि आप तंती साज से ही कीर्तन किया जाए। उसमें तंती साज का जो कीर्तन करने का टाइम है सीखने का, उसमें 3 साल का उन्होंने टाइम दिया है। 3 साल तक अभी जितने भी रागी प्रेजेंटली वहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं हारमोनियम से, उनको भी देखो एकदम तंती साज हम बजा नहीं पाएंगे, उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। इसीलिए 3 साल का पीरियड है, 3 साल में वो सीखेंगे, उसके बाद वो दरबार साहब में ही उसको बजाना शुरू करेंगे। उसके बाद जो भी सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह का हुक्म होएगा, सारे जितने भी इंडिया के यहाँ बाहर प्रदेशों में गुरुद्वारा साहब सिंह साहब हैं, जो उनको भी ये हिदायत लागू होएगी तो सबको उनकी बात माननी पड़ेगी, सब फॉलो करेंगे। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में हेल्प 24 की एक संस्था ने आधार कार्ड कैंप का आयोजन किया।
ये कैंप 30 और 31 मई को लगाया गया और आज कैंप का आखिरी दिन था। इस कैंप में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपने आधार कार्ड में करेक्शन कराए और साथ ही कई लोगों ने नए आधार कार्ड भी बनवाए। इस मौके पर आप पार्टी से विधायक एस के बग्गा, कैंप के आयोजक और साथ ही हेल्प 24 एनजीओ के संस्थापक लवली साहनी भी मौजूद रहे और विधायक और आयोजक ने कहा कि इस कैंप से काफी लोगों को फायदा मिला है और लंबी लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। जब इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं तो आसानी से काम होता है और ये कैंप लगते रहने चाहिए। देखिए, कैंप का आज अंतिम दिन है और करीब 5 दिनों तक ये कैंप चला है और कम से कम 600 से ज़्यादा लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, क्योंकि आधार कार्ड अब हमारा अभिन्न अंग बन चुका है। पेंशन की दिक्कत आती है तो आधार चाहिए, बच्चे का एडमिशन है तो आधार चाहिए, बैंक में अकाउंट खोलना है तो आधार चाहिए। तो आधार हमारी एक दिनचर्या में आ चुका है कि हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसमें नंबर अपडेट कराना, एड्रेस चेंज करना या किसी भी तरीके से जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ सॉल्व की जा रही है और काफ़ी लोगों में उत्साह है कि घर के पास उनको सारी फैसिलिटी मिल रही है। ये बहुत परोपकार का काम कर रहे हैं 24 हेल्प वाले। सानी साहब का धन्यवाद करूँगा, पूरी टीम का धन्यवाद करूँगा। और ये जो एक आधार कार्ड है, बड़ा एसेंशियल कार्ड है, ये सबको इसकी ज़रूरत है। इलेक्शन के लिए कहीं भी जाओ, एडमिशन के लिए तो आधार कार्ड ही काम आता है। तो मैं धन्यवाद करूंगा इनका। इनके यहाँ आज आधार कार्ड का कैंप लगा है, जिसमें मैं खुद भी अपने आधार कार्ड की कुछ करेक्शन वाला के लाइक डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐसा नहीं है, कुछ कराने के लिए आऊँ। लेकिन जहाँ हाँ जी लाइनों में लगना पड़ रहा है क्या? वो लाइनों में यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ तो ऐसे मान सम्मान होता है जैसे हम गेस्ट हैं। हमें अगर इस टाइप के कैंप बार बार फ़ायदा दे रहे हैं, मैं कई बार आया हूँ इधर, ऐसा नहीं है। मैं कई बार अपने जितने भी प्रोग्राम से उसमें आया हूँ, लेकिन इतने अच्छे प्रोग्राम हुए हैं, इतना कुछ करा इन्होंने। आधार कार्ड का भी आज हुआ है, हम शुक्रगुजार हैं। आधार कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो लोगों की एक ज़रूरत है आज की डेट में, और बहुत सारे चेंजेस आए दिन होते रहते हैं। किसी का फ़ोन नंबर चेंज होता है, किसी को एड्रेस चेंज करवाना है, और कहीं भी देखेंगे भीड़ और लंबी लाइनें लगी रहती हैं। अगर ऐसे मौके पर हम उनके घर तक कोई ऐसी सर्विस ला सकें जो कि एक बहुत अच्छी पहल है, आई थिंक इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो भी टीम मेंबर्स हैं। अगर आधार के लिए जो अपडेशन होती है, कई लोगों को बहुत दूर अक्षरधाम जाना पड़ता है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बैंक्स में जाना पड़ता है जहाँ बहुत लाइन होती है, तो ये कैंप जो है ये बहुत फैसिलिटी देती हैं लोगों को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।